डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। जैसा कि हम लोग रेगुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको नियमित रूप से मिलती रहती है, और हम लोग का जो इस समय सेशन चल रहा है मॉडल पेपर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो आज का जो यह पेपर है क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो साहित्यिक हिंदी पेपर होता है। तो साहित्यिक हिंदी का यह मॉडल पेपर है, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि आपके साथ कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना रहता है, और जितने भी प्रश्नों का मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो समझ लीजिए कि लगभग वैसे ही पेपर आपको दिया गया है, एकदम पूरा का पूरा इस पेपर को एकदम चट कर जाइएगा और अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि समय जब भी आपको मिलता है पेपर में, तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 3.25 घंटे का समय होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, और पूर्णांक जो होता है आपका 100 नंबर का होता है। सभी प्रश्न देखिए अनिवार्य होते हैं, और इसमें 2 खंड होते हैं, और खंड क और खंड ख के रूप में, और सभी को प्रश्नों का उत्तर देना वो तो आपके ऊपर है भाई। जो आप देंगे वो करेंगे भाई, जो करेंगे आप उसका नंबर आपको मिलेगा। तो खंड क में देखिए मुख्य रूप से जो शामिल किया जाता है गद्य और काव्य को, और खंड ख में जो शामिल किया जाता है वो संस्कृत को और हिंदी व्याकरण को। तो बात करते हैं हम लोग खंड क को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला हम लोग का प्रश्न है, पहले का क सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है आपका पहले का क सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर अ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर स है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर द है पदम सिंह शर्मा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं पहले के ख प्रश्न की ओर। ख जो हम लोग का प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना विधा है। प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कहानी विधा, ऑप्शन नंबर है जीवनी है, ऑप्शन नंबर स है उपन्यास है, ऑप्शन नंबर द है आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, ये जीवनी विधा की रचना है। तो ख का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बार का हम लोग का थीम ही है अब की बार बोर्ड पर वार, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करें और कमर कस के एकदम तैयार हो जाएं युद्ध के लिए। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग हम लोग का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर अ है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ब है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर स है डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर द है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। घ हम लोग का जो प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर अ है अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर ब है विद्यासागर, ऑप्शन नंबर स है त्यागपत्र, ऑप्शन नंबर द है कोठरी की बात। तो ऑप्शन नंबर अ जो होगा इसमें अशोक के फूल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो घ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ है। बढ़ते हैं अंग प्रश्न की ओर। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर ब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर स है मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर द है प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और देखिए इन्हें जो है वो आलोचना का जनक भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो अंगा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। ये तो देखिए हो गए गद्य के प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं अब काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि बहुविकल्पी हैं। ये सटीक नंबर होते हैं और आपको पूरा का पूरा नंबर देकर जाते हैं, इसलिए कभी भी इन प्रश्नों को छोड़ने का प्रयास मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और दूसरा देखिए हम लोग को जो मैंने पहले ही आपको बताया कि काव्य संकलन के आपको प्रश्न मिलेंगे। आलोचना वाला पहला अंग वाला का तो जानी गए आपकी भी होगा इसका। और बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे में जो का आपका मिलेगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर अ दिया गया है सन 1953 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ब है सन 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर स है सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर द है सन 1935 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। तो क का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख जो है दूसरे का ख, चित्राधार कृति के रचनाकार कौन है? देखिए इसमें ऑप्शन जरूर देखें। ऑप्शन नंबर अ दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ब है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर स है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर द है मैत्री शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताते चलें, मैथिली शरण गुप्त जानते हैं कि हम लोग के देश के क्या है राष्ट्रीय कवि हैं, ये याद रखिएगा। अंग प्रश्न की ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति काल की है? ऑप्शन नंबर अ है पंचवटी, ऑप्शन नंबर ब है परमाल रासो, ऑप्शन नंबर स है बिहारी सतसई,
ऑप्शन नंबर द है रामचरितमानस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। बिहारी सतसई जो है वो ऋतिककालीन कवि और ये बिहारी जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। घ हम लोग का प्रश्न है छायावाद युग की मुख्य विशेषताएं क्या है। ऑप्शन नंबर अ है प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर ब है भक्ति की प्रधानता। ऑप्शन नंबर स है युद्धों का वर्णन। ऑप्शन नंबर द है यथार्थ चित्रण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण देखिए छायावादी युग में देखा गया है। तो घ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अभी रुके नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अभी भी बाकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अच्छा वाला प्रश्न, प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ब है बांखालाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर स है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर द है मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का है प्रश्न आपका, और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न मतलब एक और पैरा दिया रहता है गद्यांश का। तो देखिए ये जो है जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ऐसे पैराग्राफ ये पूरा लिखा गया, लेकिन जो आपका रेखांकित किया गया इसके बारे में देखिए इसमें बात करना रहता है मुख्य रूप से। तो देखिए जैसी बात होती है तो पहले मुख्य रूप से आप जानते हैं कि आपको संदर्भ लिखना होता है इसमें, और जिसे कहाँ शीर्षक लिखना होता है और इसके लेखक कौन है। तो आप जान रहे हैं कि जो ये पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और देख के ही देखिए राष्ट्रीय वर्ड मिल रहे हैं और जन के बारे में बात हो रही है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर वहाँ से देखिएगा पैरा आपको मिलने का पूरा का पूरा चांसेस बना हुआ है, और यहाँ से पैरा जरूर मिलेगा आपको। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि कौन इसके लेखक है। देखिए ये जो पैरा है इसमें अगर इसके प्रसंग के बारे में हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से बात किया, देखिए धरती माता के लिए सभी प्राणियों को समान बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से बात किया तो धरती माता की विशेषता को बताया गया, और सभी प्राणी जो है उनकी नज़र में एक समान है, तथा जन जीवन की तुलना नदी के प्रवाह से की गई है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। जन का प्रवाह अनंत होता है, देखिए पहले लाइन से ही क्लियर हो रहा है इस बात का। तो इसकी व्याख्या अगर पूछ दिया आपसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने प्रश्न को देखिए थोड़ा आगे जब जाएंगे आप, तो मैं प्रश्न को देख रहा हूँ यहाँ से, तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि इसमें जो प्रश्न आपको मिलेगा कुछ ऐसा। पहला आपका प्रश्न इसमें ये मिलेगा, रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेखांकित भाग के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो प्रस्तुत ये जो ये पंक्ति है या प्रस्तुत ये जो गद्यांश का जो लाइनिंग है, इसमें जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि जन का प्रवाह जो है अनंत होता है। अनंत का मतलब जो कभी समाप्त न होने वाली है, क्योंकि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्र में रहने वाले जो लोग रहते हैं, तो भाई लड़का है उनके बच्चे तो ये निकल पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होता है, चलता जाता है। हजारों वर्षों से देखा जाए तो राष्ट्र के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ जुड़ाव लगाव सा महसूस किया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है, और वो चीज़ें क्या होती हैं फिर अब ये संभालेंगे, उनके दादाजी संभालेंगे, उनके परदादाजी से दादाजी को मिला, दादाजी से पिताजी को मिला, पिताजी से हमें मिलेगा, हमें से उनके बच्चों को मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमें हमारे बच्चों को मिला, तो ये आगे बढ़ता जाता है, ये बढ़ती रहती है। सूर्य की रश्मियों से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है। अगर देखा जाए जब तक पृथ्वी में सूर्य किरणें विद्यमान रहेंगी, बात किया गया आगे देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा, जब तक सूर्य रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल को, तो ये कहा गया सूर्य की रश्मियों से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है। सूर्य का जब प्रकाश मिलता है, जब तक पृथ्वी में सूर्य किरणें विद्यमान रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। ये कहने का मतलब है जब तक सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी तब तक धरती भी क्या होगा, धरती में जो रहने वाले निवासी हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलते रहेंगे और उनका जीवन जो रहेगा वो अमर रहेगा। तो यह इतना आपका क्या हो जाएगा, जो आपको रेखांकित भाग दिया गया उसकी व्याख्या हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखिएगा प्रश्न की श्रृंखला आपको आगे मिलेंगी। इसमें जन का प्रवाह किस तरह होता है, प्रश्न आगे आपको मिलेगा। इसमें तीसरा प्रश्न, जन का प्रवाह किस तरह होता है। देखिए 5 प्रश्न इसमें मिलते हैं आपको, और सब 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, जन का प्रवाह अनंत होता है। पहले ही बताया गया क्योंकि उनका जीवन नदी के प्रवाह की तरह सदैव क्या होता है, गतिशील रहता है, गतिमान रहता है, निरंतर बहता रहता है। साथ ही वे अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति एवं उन्नति के अनेक पड़ावों को ग्रास करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, और बात किया गया देखिए इसके चौथे प्रश्न के बारे में अगर बात किया जाए तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो प्रश्न है अगला हम लोग का। तो बात करेंगे हम लोग सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है,
सूर्य अर्थात जब सूर्य की प्रकृति में सूर्य किरण विद्यमान रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन क्या रहेगा, जीवन वो अमर रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए इसमें चौथा या पांचवा प्रश्न जो आपको मिलेगा, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए घाटों के निर्माण के आशय का मतलब बताना चाह रहा है इसमें जो लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी, नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति और उन्नति अनेक पड़ावों का निर्माण करते हुए निरंतर वो आगे क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये बात तो हो जाती है। तो इस तरीके से 5 इसमें आपके प्रश्न मिलते हैं, सभी 2-2 नंबर के होते हैं और गद्यांश में जैसे आपको मिलता है वैसे ही आपको पद्यांश में मिलता है। आइए देखते हैं अब इसके अथवा में या तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं, देखिए मैंने इनका भी बात किया, आगे वही हैं, वही वाली हेडिंग हैं। उनमें देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, शीर्षक और लेखक के नाम, जन का प्रवाह देखिए मैंने बताया ही, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है देखिए मैंने इसके बारे में बताया, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। चूंकि एक पेज पर दिखा पाना दोनों पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने प्रश्न को पहले ही मैंने यहाँ देख कर उसके हिसाब से मैंने आपसे बात की है। तो यहाँ पर देखिए इसे आप कर लेते हैं तो ठीक है, फिर इसके अथवा में भी आपको मिलता है, ये नहीं आ रहा है आपको तो आप उसे कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा इसके अथवा में क्या दिया गया है। तो इसके अथवा में देख लीजिए, रविनाथ ने भारत को मानव समुद्र कहा है, तो ये आपका जो चैप्टर है आप इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए मैंने एक चैप्टर पर बात किया है आपसे और ये प्रश्न को आप खुद देख लें। पहला लेकिन चैप्टर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके किसी पैराग्राफ को छोड़िएगा मत, कोई ना कोई पैरा आपको वहाँ से ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ों को, क्योंकि सेशन हम लोग का लंबा हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 5 प्रश्न यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं, देखिए क ख ग घ अंगा के रूप में। तो ये दूसरा पैरा था आपका, अथवा में आप इसे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि फ्री में है। और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को नोट कर लीजिए, 950 690 285 एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इसे ज्वाइन होते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपना और बेस्ट दे पाएंगे, और इसे ज्वाइन करें ताकि आप अपना बेहतर दे सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आपको पद्यांश भी मिलता है, मैंने बताया कि एक आपको प्रश्न मिलता है गद्यांश पर, उसके अथवा में भी मिलता है करने को। उसी प्रकार से आपको मिलेगा निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए 10 नंबर का ये भी होता है। तो इसमें देखिए आपका जो दिया गया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो देखिए ये जो चैप्टर है, पहले देखिए पहला लिखा गया प्रश्न जो है इसमें क उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप जान रहे हैं कि ये जो लिया गया चैप्टर है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के, तो इसमें कौन सा चैप्टर है आपका, पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया। और इसके जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या है पवन दूतिका, ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, और कवि का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जो है इसका नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, तो देखिए इसमें जो है वो बात गोपियों की हुई है और जो उद्धव आते हैं, ठीक है, पवन दूतिका मतलब अपना संदेशा भिजवाने की बात हो रही है यहाँ पर। प्रिय प्रवास में देखिए जो वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेशा भिजवाना चाह रही हैं, मतलब जो इसमें वियोगिनी की राधा हैं वो प्रिय प्रवास में, और पवन की सहायता से वो कृष्ण के पास अपने संदेशा को क्या कर रही हैं, भेजवाना चाहती हैं। तो मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, तो अपना तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जो बहुत ही सुंदर दिखने वाले श्यामल जो हमारे क्या हैं श्री कृष्ण हैं, जिनके नेत्र ऐसे हैं, तारीफ बता रही हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब वो गए वहाँ पर तो वहाँ से तो यहाँ पे वीरा गाथा को कह रही है वहाँ पर कि वो वहाँ तो चले गए मगर वहाँ से न तो अपने स्वयं ही आए, न तो वहाँ से मतलब कोई संदेशा भी उनका नहीं आया, और न तो वो खुद ही वहाँ से आए। तो इनके बारे में देखिए बताया गया इसमें। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर शीर्षक जो था इसका क्या था, पवन दूती का, और इसका जो है पवन को दूत के रूप में देखिए यूज़ किया गया इसमें। और साथ ही साथ जो ये चैप्टर के लेखक कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इन्हें हरिऔध के नाम से हम जानते हैं। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को।
इसमें देखिए आप और प्रश्नों को देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए फिर इसका इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा सकता है। तो इसमें भी देखिए आपको 5 प्रश्न मिलते हैं, आपको 2-2 नंबर के एक प्रश्न लिखना होता है। तो आप इजीली आपको यहाँ पर क्या होता है 10 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई प्रश्न छोड़ देंगे तो पहले देखिए पूरा व्याख्या करने के लिए संदर्भ से व्याख्या था, लेकिन अब प्रश्नों वाइज यहाँ पर बांट देता है इसको, ये बहुत ही सरल कर दिया है और आपको करने में भी बहुत ही ईजिली रहता है। तो इसमें देखिए 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ों को। चैप्टर में मैंने जो आपको बताया वो है या तो उसके अथवा में देखिए मुझको यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना तुम मुझसे न्यारे। तो ये आपको देखिए एक पैरा दिया गया है, इस पैरा को आप खोज लीजिएगा अपने बुक में से और आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा गया प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। शंखागी दंश की व्याख्या कीजिए, कैकेयी का को कौन दुगने प्रिय हैं, तो श्री राम को कौन सबसे प्यारा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए कैकेयी का अनुताप वाला जो चैप्टर है आपका वहाँ से देख लीजिएगा, ये है, वहाँ से आप मिला लेंगे। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की। देखिए 5वें में कह है आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ज़्यादा कुछ आपको नहीं लगेगा। देखिए जो आपका दिया गया वासुदेव सरल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी देखिए इंपॉर्टेंट, लेकिन वासुदेव सरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनका जीवन परिचय संक्षेप में दीजिए और इनकी रचनाओं कुछ लिख दीजिए, आपको इजीली क्या हो जाएगा 5 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अन्य तथ्यों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ख में जो दिया गया इसमें आपको किसी कवि का जीवन परिचय देना है आपको। जैसे अ देखिए भाई सिंधु रविचंद्र हो गए, ब मैथिली शरण गुप्त हो गए, स जो हो गया जयशंकर प्रसाद हो गए। मेरे हिसाब से अगर याद करना चाहते हैं तो अगर आपके पास गद्यांश है कि जो हैं लेखक जो हो गए और आपके पास कवि जो है, तो सीरियल बाई ऊपर से 2 लोगों का आप गद्य में से याद कर लीजिए और ऊपर से 2 काबिल में 2 लोगों का याद कर लीजिए, आपको वहाँ से एक जरूर मिल जाएगा। तो सीरियल के हिसाब से अगर ऊपर से 2 सिलेक्ट कर लेते हैं आप दोनों में से, तो वहाँ से आपको क्या होगा, एक जो होगा आपका जीवन परिचय आपके एग्जाम में वहाँ जरूर मिल जाएगा। देखिए क्योंकि एग्जामिनर जो बनाता है वो ऊपर से देखिए टॉप 3 में से एक सिलेक्ट करता है, 2-3 में से, और बीच में से टॉप 3 में से सिलेक्ट करता है और लास्ट 3 में से एक सिलेक्ट करता है। तो इस तरीके से वो प्रश्न अपना डालते हैं। तो आप स्टार्टिंग में 2-2 अगर याद कर लेते हैं गद्य में और काव्य में तो आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। देखिए 6वां जो प्रश्न है आपका कहानी जो आप पढ़ते हैं, पंचलाइट हो गया, बहादुर हो गया, तो वहाँ से आपको प्रश्न मिलता है पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मैंने बाकायदे इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जो पात्र इनके महत्वपूर्ण मैंने उनके बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। आप उस वीडियोज़ को देखने के लिए 5 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट आपको पूरा याद हो जाएगा मुजवानी। या तो अथवा में देखिए यहाँ पर बहादुर कहानी का भी सलाम से लिखना है, दिल बहादुर नाम का जो लड़का था उसकी बारे में बात किया गया है। तो इन दोनों ही कहानियों के ऊपर मैंने पहले ही बात कर ली है। आप एक बार कहानी को सुनेंगे, आप अपने से खुद लिख देंगे पूरा का पूरा। जाइए जरूर सुनिए उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, उसको खोलिए। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम में समझ लीजिए है, और ये फिक्स रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो ये प्रश्न पंचलाइट हो गया, बहादुर हो गया, समझ लीजिए फिक्स है, इसका आना ही है। तो रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर जो प्रमुख पात्र कर्ण का चरित्र चित्रण आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में रहेगा। और मैंने रश्मि रथी को भी बाकायदे पढ़ाया हुआ है, जो उसमें जो चरित्र चित्रण है कर्ण का, महारथी कर्ण का, तो मैंने पूरा का पूरा इसमें डिस्कशन किया हुआ है। आप उसको ज़रूर देख लें एक बार। और बहुत ही मैंने एकदम सेलेक्टिव और बहुत सटीक और एकदम कोटेशन के साथ मैंने नोट्स बनाया हुआ है आपका, उसको ज़रूर देख लें। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का खंड ख। लेकिन खंड ख की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं यहाँ पर खंड ख की ओर। खंड ख में देखिए जब 8वां प्रश्न आपका स्टार्ट होता है क में, तो पहला यहाँ पर संस्कृत से मुलाकात होती है, बाद में फिर क्या होता है हिंदी व्याकरण से होता है। तो इसमें देखिए संस्कृत का गद्यांश मिलता है, फिर संस्कृत का पद्यांश भी मिलता है। तो इसमें जो पहली आपको दिख रही है यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास। देखिए ये जो चैप्टर है आप देखिए कि समझ में आ जाएगा, संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया। तो सीधा सीधा इसका संदर्भ आप लिख लेंगे। और इसकी व्याख्या के बारे में अगर बात किया जाए तो संस्कृत का साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु जो हो गए कालिदास हो गए, अन्य और भी जो भास भारवी जैसे हो गए, भवभूत्य कवि हो गए, महाकवि जो है स्वीकृत ग्रंथ अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। ठीक है, इयम भाषा अस्माभि मातृव्यम सम्मानी वंदनीय च। यह भाषा जो है हमारी मातृभाषा के रूप में सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रता, यह जो है भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, गौरव के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसकी सांस्कृतिक अखंडता के लिए मेकर संस्कृत ने सुरक्षित संज्ञान थे। तो ये अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए संस्कृत भाषा जो है सुरक्षा प्रदान करती है। संस्कृत भाषा बहुत ही अपना महत्व योगदान देती है। तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में महत्वम नामक जो पाठ है आपका, उसमें 3 पैरा है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को देख लीजिए। एक पैरा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा वहाँ से। इसके अथवा में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इसके अथवा में भी आप देख लीजिएगा, अतिथे प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राज मुख कुर्वन। तो इसे देख लीजिएगा आप। हम लोग बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख जो हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए अनुवाद करना है यहाँ पर आपको दिया क्या गया है आपको, सहसा विदित न क्रियाम विवेक परमापदा पदम वृडुते ही
विमृश्य कार्याम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ये आपका दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका सुभाषी रत्नानी चैप्टर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुंदर कथन रूपी रत्न, सुभाषी रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते संस्कृत दिग्दर्शिका के, देखिए कौन चैप्टर से, सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। देखिए पहला लाइन जो है, सहसा विदित न क्रिया विवेक परमा पदबाम पदम, बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम घोर संकट का स्थान आश्रय है। जो अज्ञान होता है वो घोर संकट का आश्रय होता है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अथवा अर्थात गुणों पर रिझने वाली स्वयं वर्ण करती है। तो मुख्य रूप से देखिए इसमें कहने का जो है स्वतः वर्ण करती है। इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कवि, यहाँ कहने का अर्थ मुख्य रूप से ये निकल कर आ रहा है, ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य जो होता है वो सफलता देता है या सफलतापूर्ण होता है। अति शीघ्र से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा जो होता है वो अहितकर होता है। तो देखिए ये सुंदर कथन रूपी रत्न है, जिसे सुभाष रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया है। आइए हम लोग अब देखते हैं अन्य चीज़ों को। इसके अथवा में भी आपको दिया गया, देखिए व्यवस्योतो, तो इसे आप देख लीजिएगा। इस जो आपका दिया गया है पैरा है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं जो इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ मॉडल पेपर, तो इसमें इनको शामिल किया गया। इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये जो पैरा दिया गया आपका, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, संस्कृत में उत्तर आपको देना होता है इनका, क्योंकि 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और 4 प्रश्न आपको मिलते हैं, तो उसमें से आप 2 लिख देते हैं तो आपको इजीली जो होगा उत्तर उसका जो मिल जाएगा लाभ। किम धनम सर्वम प्रधानम, ठीक है। ख जो दिया गया पुंडरीकम कदा विकसिता, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुंडरीकम सूर्य उदिते विकसती, ठीक है। ग जो है दिप्लस के गुणा संति, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा इसका आंसर। ये आपके जिम्मे में छोड़ता हूँ। अगर आपको इन समय कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको इसमें और भी बताऊँगा और आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। अभी फिलहाल में हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को व्याख्या करते हुए जल्दी से मैं आपको पूरा पेपर कवर कराना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां देखिए जो हिंदी व्याकरण का स्टार्ट हो रहा है यहाँ। क जो है शांत अथवा अद्भुत रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। ख जो है उपमा तथा अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग जो है सोटा अथवा कुंडलिया का छंद की मात्राओं के साथ उदाहरण एवं परिभाषा सहित लिखिए। देखिए हिंदी व्याकरण के नाम से मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उन हिंदी व्याकरण को जाके आप जरूर देखिए। दोनों में मैंने पूरा बाकायदे एकदम ऐसे प्रकार से बताया हुआ कि आपको इजीली पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और आप मात्राओं को गिन के बता सकते हैं कि इसमें क्या कौन सा छंद है या क्या ये बताना चाह रहा है। पूरा का पूरा आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसके लिंक को खोलिए और ज़रूर देखिए वहाँ से। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां देखिए आपका आता है निबंध के बारे में। देखिए निबंध में जो आपको दिया गया, क में कोरोना एक वैश्विक चुनौती, ख है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ग है बड़े बेटियाँ पढ़े बेटियाँ, घ है विज्ञान वरदानी अभिशाप, अंग जो है बढ़ती जनसंख्या घटते रोजगार। देखिए क जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व देखिए ये भी है। उसके साथ जो किसान की समस्या है या किसान पर भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इस समय उस पर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को हम लोग को मिला है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां जो प्रश्न इसमें लिखा गया, उपोषिति में जो है कौन सा संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर अ है कि ब है कि स है कि द है। तो उपधन औषधि जो होगा उपोषिति का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी क का जो प्रश्न अ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ख की ओर बढ़ते हैं। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर अ दिया गया है पाधनित्रम, ब है पोधनित्रम, श है पौधनित्रम, द है पोधन एत्रम। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ब दिया गया है ब पोधन इत्रम, ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जब आता है तो इसमें जो होता है अयादि संधि है। बढ़ते हैं ग की ओर। ग हम लोग का प्रश्न है सचयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। अ जो दिया गया है सत चैनम, ब दिया गया सधन चैनम, स दिया गया सच धन यनम, द दिया गया सच धन यनम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर अ है वो करेक्ट हो जाएगा, सत धन चैनम, ये सचयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। बढ़ते हैं घ की ओर। घ जो प्रश्न है घनश्याम में समास कौन सा है। अ है कर्मधारय, ब है द्वंद्व, स है अव्ययी भाव समास, द है बहुब्रीहि। इसका जो ऑप्शन नंबर अ होगा कर्मधारय समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अंग प्रश्न जो है प्रतिदिन में समास कौन सा है। अ है अव्ययी भाव समास, ब है कर्मधारय समास, स है बहुब्रीहि समास, द है द्विगु समास। जो इसका ऑप्शन नंबर अ होगा अव्ययी भाव समास, ये राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का जो का देख रहे हैं हम लोग, आत्मसु शब्द रूप है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर अ दिया गया द्वितीया का बहुवचन, ब दिया गया षष्ठी का बहुवचन, स जो दिया गया चतुर्थी का बहुवचन, द दिया गया सप्तमी का बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी का बहुवचन। ख जो प्रश्न इसमें दिया गया नामने रूप है, चतुर्थी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, तृतीया का बहुवचन, सप्तमी का द्विवचन। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थी का यह एक वचन है। बढ़ते ग प्रश्न की ओर। ग हम लोग का दिया गया पा, जिसे हम लोग पिब धातु बोलते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका जो पिबंती होगा यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी एक याद कर लीजिए आप, पढ़ धातु को याद कर लीजिए, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़सा पढ़त, पढ़ाम पढ़ा पढ़ाम पढ़े पढ़, तो बहुत तरह का है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलंग लकार। तो इसमें आप आसानी से आपको एक नंबर देकर चला जाएगा। यह प्रश्न भी इसी प्रकार है, करोतु रूप होता है क्रिया धातु के, इसमें देख लीजिएगा। अंग जो प्रश्न दिया गया श्रीमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है। इन प्रश्नों को भी आप जरूर देख लें। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर च दिया गया है, नित्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें त्वा जो देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर अ जो होगा करेक्ट हो जाएगा। छ जो प्रश्न है, पादेन खंचा में रेखांकित पद में विभक्ति बताइए। ज जो दिया गया ग्राम परितः वृक्षाणी संति में रेखांकित पद में षष्ठी कौन सी होगी? आपके सामने ऑप्शन नंबर दिए रहते हैं, इसी पर इसमें से आपको ऑप्शन, तो मतलब देख रहे हैं आपकी कम से कम 15 से 20 नंबर जो है आपको केवल बहुविकल्पी से ही मिल जा रहे हैं। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां देखिए प्रश्न जो इसमें है, और ये सेशन का हम लोग का आखिरी प्रश्न भी और आपके इस मॉडल पेपर का भी आखिरी प्रश्न है। 14वां जो प्रश्न होता है इसमें 2 वाक्य दिए रहते हैं, उसमें 4 वाक्यों में से आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होता है और 2-2 नंबर का एक प्रश्न होता है। क जो दिया गया सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है, सड़क के दोनों ओर वृक्ष है। तो इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति। एक बार फिर सुन लीजिए, राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति जो होगा इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। जो ख दिया गया वृक्ष से पत्ते या फल गिरते हैं या पत्ते गिरते हैं, दोनों अगर मिल जाए आपसे तो कैसे बनाएंगे? तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा, वृक्षात फलानी पतंती। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानी पतंती। ग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका आप खुद हमें बना कर दीजिए, ठीक है। घ जो दिया गया पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, तो पुस्तकेषु गीता प्रमुखा। पुस्तकों में गीता प्रमुख है, पुस्तकेषु गीता प्रमुखा। और जो ग दिया गया इसमें हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है आज का यह जो मॉडल पेपर है आपको पसंद आया होगा और आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ और आप लोग भी इसे अच्छे से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला और इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर का नियमित रूप से इस पर क्या होता है, डिस्कशन होता रहता है। जल्दी व्यवस्थाएं स्टार्ट होंगी हम लोग की, तो फिर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग आपको दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। ग्रुप व्हाट्सएप नंबर को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 950 690 285 950 690 285, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इसे आप ज्वाइन कर लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बने, वो आपको आसानी से मिल जाए और ग्रुप स्टडी में भी आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। और मेरा थोड़ा सा एक आपको सपोर्ट करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। तो टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चलते चलते मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी अलविदा ना कहना, नियमित रूप से आप स्टडी को जारी रखें।